नमस्कार बच्चों। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अध्याय 3 पदार्थ की संरचना। और इसी अध्याय के भाग 1 के वीडियो में हम लोग इस अध्याय के बहुत सारे बिंदुओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और अंतिम बिंदु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बनता है उसमें किस प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन के दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं और उन्हें अलग कर और अणु का निर्माण करते हैं, और इस अणु को तोड़ने पर किस प्रकार हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। देखते हैं आपकी पुस्तक में क्या लिखा है। किसी यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। इस अणु को आगे विभाजित करने पर अलग अलग तत्वों के वे परमाणु प्राप्त होते हैं जिनसे वह बना होता है। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये जो चित्र हम लोग देख रहे हैं इसके अणु के निर्माण का, वहाँ पर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बन रहा है। और जब हम इसका विघटन करते हैं यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य जो बंध है उसको तोड़ते हैं, तो हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। और ये क्या है, जो हाइड्रोजन के और क्लोरीन के परमाणु हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि परमाणु की परिभाषा क्या है। ऊपर स्क्रीन पर आपको परमाणु की परिभाषा दिख रही होगी। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम अणु है ना, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। एक बार पुनः पढ़ेंगे। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। तो हमने यहाँ देखा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तोड़ने पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु हमें प्राप्त होते हैं, किंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ये क्या करते हैं, अणु अवस्था में रहते हैं, अपने ही समान या दूसरे पदार्थ के परमाणुओं के साथ में क्रिया करके अणु का निर्माण कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यह जानते हैं कि पदार्थ अणुओं अथवा परमाणुओं के बने हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, आइए इसे जानने का प्रयास करें। ठोस वस्तुएं जैसे संगमरमर, लोहा इत्यादि में कण एक दूसरे के निकट होते हैं, व्यवस्थित तथा निश्चित क्रम में होते हैं, इसलिए इनमें कणों को गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। ठोस के कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है तथा इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, अर्थात यह निश्चित स्थान घेरते हैं। जबकि द्रव में कण एक दूसरे से कुछ दूर होते हैं, इस कारण इनमें कुछ सीमा तक दबाया जा सकता है। ठीक है, दूर दूर होने के कारण जो उनका रिक्त स्थान है वहाँ तक इनको लाया जा सकता है, अर्थात उनको संपीड़ित किया जा सकता है द्रव के कणों को। ये कण एक दूसरे के पास से गुजरकर द्रव के अंदर चारों ओर गति कर सकते हैं। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इनमें कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल का अर्थ यह है कि एक ही पदार्थ के अणु एक दूसरे को किस प्रकार बांध कर रखते हैं, उसको पदार्थ का आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे कि ठोस के अणु प्रबल आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित हैं। उसी प्रकार द्रव के अणु, इनका आकर्षण बल थोड़ा कम होने के कारण ये पात्र के अंदर एक दूसरे के आसपास गति कर रहे हैं। जबकि गैस में कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है क्योंकि इनका आकर्षण बल लगभग शून्य होता है। ये अणु एक दूसरे को बांध के रखने में सक्षम नहीं होते और स्वतंत्र रूप से कहीं भी गति कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ के देखते हैं। गैस में कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती तथा ठोस एवं द्रव की तुलना में इनके कण एक दूसरे से दूर दूर फैले होते हैं, अतः इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। गैसों के कण प्रत्येक संभव दिशा में गति करने की पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। दबाया जा सकता है गैस के कणों को, अर्थात संपीड़ित करके उन्हें किसी पात्र में भरा जा सकता है। जैसे आपके घर का LPG सिलेंडर, उसमें जो ब्यूटेन गैस भरी जाती है वो संपीड़न के द्वारा भरी जाती है। संपीड़ित होने पर जो गैस के कण होते हैं, गैस के अणु होते हैं, वह द्रव अवस्था में आ जाते हैं। गैसों का आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। उन्हें जिस पात्र में रखा जाता है
उसी का आयतन और आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने चित्र में भी देखा, ये देखिए किस प्रकार ठोस के कण कैसे हैं, बहुत ही पास पास और व्यवस्थित क्रम में लगे हुए हैं, जबकि द्रव के कण जो हैं उनके मध्य अंतरा आणविक बल कम होने के कारण वे एक दूसरे से दूर दूर गति करने में सक्षम हैं। जबकि जो गैस के कण हैं वो इकाई आयतन में उनकी संख्या एक तो बहुत कम है, उनका घनत्व कम है, दूसरा उनका अंतरा आणविक आकर्षण बल कम है। अंतरा आणविक आकर्षण बल का अर्थ है दो अणुओं का एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए जो आकर्षण बल होता है उसको अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। आइए अब यहाँ पर देखते हैं, इनके उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में पृथक करें। तांबा, तांबा क्या होता है? एक धातु होती है, इसीलिए यह किस में आएगा? तत्व के अंतर्गत आएगा। तांबे का जो सिंबल हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं Cu। वायु, वायु मैंने शुरू में ही आपको बताया है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। उसी प्रकार आइसक्रीम, आइसक्रीम भी जल, शक्कर आदि का मिश्रण है। नमक, नमक का सूत्र होता है NaCl। तो इसमें क्योंकि कैल्शियम और क्लोरीन दो तत्व उपस्थित हैं अतः यह क्या है? यौगिक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। यहाँ पर एक ही तत्व का चिन्ह उपस्थित है अतः यह क्या है? तत्व के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है जल, जल का सूत्र होता है H2O। तो H2O यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व उपस्थित हैं अतः यह यौगिक के अंतर्गत आएगा। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, तत्व किसे कहते हैं? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको तत्व की परिभाषा बता दी है, एक बार हम लोग पुनः तत्व की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे मौलिक पदार्थ जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना बनाया जा सकता है उन्हें तत्व कहते हैं। ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो है तत्व की परिभाषा हो गई। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। मिश्रण कैसे होते हैं? अनिश्चित अनुपात में पदार्थों के मिलने से बनते हैं, जबकि यौगिक कैसे होते हैं? निश्चित अनुपात में पदार्थों के मिलने से बनते हैं। मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, जबकि यौगिक का एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कीमियागारों के संकेत। कीमियागार का अर्थ यह है कि पुराने समय में धातुओं पर कार्य करके और उनसे नए रासायनिक पदार्थ बनाने वाले या इनको आप वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, ऐसे लोग जो पुराने समय में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा नई नई चीज़ों का निर्माण करते थे उनको कीमियागार कहा जाता था। किसी पदार्थ को दर्शाने के लिए संकेतों का उपयोग प्रचलन लंबे समय से हो रहा है। हम किसी भी पदार्थ को कैसे दर्शाते हैं? कुछ संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे हम लिखते हैं ABC, ये क्या है? इंग्लिश के जो लैटिन भाषा है उसके संकेत हैं। इसी तरीके से अ, ब, स, ये क्या है? हिंदी की देवनागरी लिपि के संकेत हैं। तो रसायनों को दर्शाने के लिए प्राचीन समय में जो रासायनिक कार्य करने वाले लोग थे, वैज्ञानिक थे, वो उसको कुछ संकेतों के माध्यम से पदार्थों को दर्शाते थे। यहाँ आप देख रहे होंगे सोना को एक वृत्त के अंदर एक छोटे वृत्त के संकेत के द्वारा दर्शाया जाता था। चांदी को चांद के समान संकेत के द्वारा, लोहा वृत्त के साथ में तीर के द्वारा, टीन को टूक के चिन्ह के साथ क्रॉस जैसा चिन्ह बनाते हुए, ये लेड का संकेत है। ये देखिए लेड का संकेत, पारा का संकेत, गंधक, तांबा, निकल, आर्सेनिक, एंटीमनी, पानी, नमक, अग्नि, कपूर और मूत्र आदि पदार्थों के यहाँ पर कीमियागार के द्वारा बनाए गए विभिन्न संकेत उपस्थित हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं, तत्व, यौगिक, मिश्रण, इन क्रियाओं के लिए भी संकेतों का प्रयोग करते थे। साधारण नमक को डैश के चिन्ह द्वारा दिखाया जाता था। कई बार एक ही पदार्थ को
व्यक्त करने हेतु कीमियागारों को संकेत अलग अलग होते थे। अपने क्षेत्र के मतलब भारत में किसी पदार्थ को अलग चिन्ह से दर्शाया जा रहा है और चीन में उसी पदार्थ को किसी और अन्य चिन्ह से दर्शाया जा रहा है, तो इसके कारण दो क्षेत्रों के वैज्ञानिकों या कीमियागारों में आपस में संवाद करने में क्या होती थी, परेशानी होती थी। जॉन डाल्टन ने कई वर्षों बाद संकेतों के द्वारा यौगिकों के सूत्र बनाए। डाल्टन के संकेत निम्नलिखित हैं। डाल्टन ने क्या किया, इन संकेतों में कुछ बदलाव किया। डाल्टन के संकेत में ये हाइड्रोजन का संकेत, कार्बन का संकेत, ऑक्सीजन, चांदी, सीसा और सोने का संकेत यह है। संकेत क्या होता है? दैनिक जीवन में हम आवश्यकता अनुसार संक्षिप्त नामों एवं संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे को एन, कैपिटल एन तथा एस तथा सीधा रास्ता के लिए सीधे तीर का निशान दर्शाते हैं। इससे क्या होता है, कम शब्दों में हम अपनी बात को सरलता से व्यक्त कर पाते हैं। अब तक 114 तत्व और उनसे बने लाखों यौगिक ज्ञात हो चुके हैं। हर बार उनके बारे में बताते समय उनका पूरा नाम लेना सुविधाजनक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बार बार जल की अभिक्रिया बतानी हो तो आप लंबा से लिखेंगे, दो हाइड्रोजन के अणु लेंगे, फिर एक ऑक्सीजन का अणु लेंगे, उसकी क्रिया कराएंगे और 2 जल के अणु तैयार होंगे। यह एक लंबी प्रक्रिया है, जबकि इस जल के बनने की रासायनिक अभिक्रिया को सरलता से 2H2 + O2 = 2H2O इस एक लाइन में संकेतों के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो संकेत क्या करते हैं, अध्ययन को सुविधाजनक बनाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इन तत्वों तथा इनसे बनने वाले यौगिकों को प्रदर्शित करने के लिए भी संकेतों तथा संकेतों के समूह का प्रयोग करते हैं। यह संकेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों मान्यता मिली है? क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि पहले क्या था, कीमियागार जो थे वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संकेतों का प्रयोग करते थे, जिससे अपनी खोज या अपने यहाँ के तत्वों के बारे में एक दूसरे को समझाने में उन्हें परेशानी होती थी। अब अगर आप ऑक्सीजन के बारे में कहीं भी पढ़ रहे हैं, भारत में पढ़ें या इंग्लैंड में पढ़ें या अमेरिका में पढ़ें, हर जगह पर ऑक्सीजन को कैसे दर्शाया जाएगा, O2 के माध्यम से ही दर्शाया जाएगा। तो इससे क्या होगी, अध्ययन में सुविधा होगी। वर्तमान में स्वीडन के वैज्ञानिक जे बर्जीलियस द्वारा दिए गए सरल संकेतों का उपयोग तत्वों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। आज हम जितने भी तत्वों को शॉर्ट नेम में लिखते हैं वो किसके द्वारा दिया गया है, जे बर्जीलियस द्वारा। तो आपको कहीं पूछ सकता है कि तत्वों को सांकेतिक रूप से व्यक्त करने में कौन से वैज्ञानिक ने सहायता की, तो वो थे जे बर्जीलियस। आगे देखते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी भी तत्व का संकेत लिखने के लिए वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया जाए। उनके अन्य सुझाव निम्नानुसार थे। तत्व के रासायनिक नाम का प्रथम अक्षर उस तत्व का प्रतीक माना जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का संकेत O, नाइट्रोजन का संकेत N, सल्फर का संकेत S तथा हाइड्रोजन का संकेत H। इसे दीर्घलिपि यानी कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा। जब एक ही अक्षर से एक से अधिक तत्वों के नाम प्रारंभ होते हैं, तब उनके प्रतीक दर्शाने हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर अन्य के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन को C से दर्शाते हैं। कैल्शियम की स्पेलिंग भी C से शुरू होती है, तो इसको दर्शाते हैं CA से। क्लोरीन की स्पेलिंग भी C से शुरू होती है, तो इसको दर्शाते हैं Cl से। कोबाल्ट की स्पेलिंग भी C से शुरू होती है, तो इसको दर्शाते हैं CO से। इस प्रकार प्रथम अक्षर कैपिटल और द्वितीय अक्षर स्मॉल लेटर में लिख के तत्वों को दर्शाया जा सकता है। यहाँ कार्बन को संकेत C से कैल्शियम के प्रथम अक्षर C के साथ A को भी लिखा जाता है, अतः कैल्शियम का संकेत कैपिटल C और स्मॉल a है। इसी प्रकार क्लोरीन का कैपिटल C और स्मॉल l, कोबाल्ट का कैपिटल C स्मॉल o, क्रोमियम का कैपिटल C स्मॉल r लिखा जा सकता है। कुछ अन्य तत्वों के संकेत निम्नानुसार हैं। जैसे एल्युमिनियम को किससे दर्शाएंगे, Al से, आर्गन को Ar से, बोरॉन को B से, फ्लोरीन को F से,
हीलियम को He से, आयोडीन को I से, मैग्नीशियम को Mg से, मैग्नीज को Mn से, नियॉन को Ne से, फास्फोरस को P से, सिलिकॉन को Si से, गंधक यानी सल्फर को S से और जस्ता या जिसको हम जिंक भी कहते हैं Zn से। तीसरा बिंदु है कुछ तत्वों के नाम उनके ग्रीक एवं लैटिन नामों पर आधारित हैं। जैसे सोडियम का सांकेतिक नाम SO ना होकर Na है, क्योंकि लैटिन भाषा में उसका नाम नेट्रियम है। इसी प्रकार कुछ नाम सारणी में दिए गए हैं। जैसे पोटेशियम का नाम है कैलियम, इसीलिए उसको K से दर्शाते हैं। चांदी का नाम है अर्जेंटम, इसीलिए उसको Ag से दर्शाते हैं। लोहा का लैटिन नाम है फेरम, इसीलिए उसको Fe से दर्शाते हैं। तांबा का लैटिन नाम है क्यूप्रम, इसको Cu से दर्शाते हैं। टीन का लैटिन नाम है स्टेनम, इसको Sn से दर्शाते हैं। सोना का लैटिन नाम ऑरम है, इसीलिए सोने को Au से दर्शाया जाता है। सीसा का लैटिन नाम है प्लम्बम, इसीलिए इसे Pb से दर्शाते हैं। पारा का यानी मरकरी का लैटिन नाम है हाइड्रोजियम, पारा का लैटिन नाम है हाइड्रोजियम, इसीलिए इसे Hg से दर्शाते हैं। एंटीमनी का लैटिन नाम है स्टीबियम, इसलिए इसको Sp से दर्शाते हैं। अब है सूत्र। सूत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। संकेतों के द्वारा हमें किसी तत्व के एक परमाणु के, जबकि सूत्र के द्वारा किस तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिल जाती है। सूत्र लिखने के लिए अणु में उपस्थित तत्वों के संकेत के नीचे पादांक में उसके परमाणुओं की संख्या लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलके ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं, तो हम इसको O2 से दर्शा सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह ऑक्सीजन का अणु है जिसके अंदर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है। कुछ तत्व अपनी सामान्य अवस्था में परमाणु रूप में तथा कुछ अणु के रूप में मिलते हैं। परमाणु रूप के तत्वों को लिखने के लिए सिर्फ उनके संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हीलियम। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है। ये किसी भी पदार्थ के साथ क्रिया नहीं करती है, इसलिए यह कौन सी अवस्था में रहती है? परमाणविक अवस्था में रहती है। अक्रिय गैसें जितनी भी होती हैं, हीलियम हो गई, आर्गन हो गई, ये सब अपनी परमाणविक अवस्था में ही उपस्थित रहती हैं। ऐसे तत्वों के सूत्र के पीछे पदांक में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी तत्व को अणुओं के रूप में लिखने से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। अब यहाँ देखिए, क्लोरीन के अणुओं का निर्माण हो रहा है। एक क्लोरीन के अणु के अंदर कितने परमाणु हैं? तो आप गिन सकते हैं, 1 और 1 2 परमाणु, अर्थात क्लोरीन के नीचे कितना पदांक लगाएंगे हम लोग? 2। फास्फोरस के अंदर कितने परमाणु हैं? 1 2 3 4, यानी फास्फोरस के नीचे कितना संकेत तक पदांक लगाएंगे? 4। अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है? जैसे क्लोरीन का एक अणु 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, अतः क्लोरीन की परमाणुता 2 है। तो किसी अणु के अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। क्लोरीन के अणु को दर्शाने के लिए उसके संकेत Cl के पीछे पदांक 2 का उपयोग कर सूत्र लिखा जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन, आयोडीन तथा ओजोन को N2, I2 तथा O3 द्वारा दर्शाया जाता है। O3, इसको देखिए, ये ओजोन का सूत्र है। इसका क्या अर्थ निकलता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमको जरूर बताइएगा। फास्फोरस तथा सल्फर के एक अणु में क्रमशः 4 तथा 8 परमाणु होते हैं, अतः इनके एक अणु को P4 तथा S8 द्वारा दर्शाया जाता है। यानी फास्फोरस का जो अणु है उसको P4 द्वारा और सल्फर का जो अणु है उसको S8 द्वारा दर्शाया जाता है। अधिकांश ठोस तत्व परमाणु के समूह के रूप में रहते हैं, अतः इनको इनके प्रतीक द्वारा ही दर्शाया जाता है। किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। इस परमाणुओं की संख्या
देखकर सारणी में तत्वों का सूत्र लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक सारणी दी है, आप अपनी पुस्तक में इस सारणी को भर लीजिएगा। जैसे आयोडीन, सबसे पहले देखते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन की परमाणुकता 2 है, तो आप इसका सूत्र क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल Br2 ऐसे लिखेंगे ना। तो बाकी सारणी को आप लोग भरिएगा और जो हमारा व्हाट्सएप समूह है उसमें सेंड करके बताइएगा। सभी यौगिक अणु रूप में ही पाए जाते हैं, अतः उनको अणुसूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ये अभी तक जो परमाणुकता और सूत्र देख रहे थे वो किसका था? तत्व का था। अब देखते हैं यौगिक के बारे में। सभी यौगिक कैसे पाए जाते हैं? अणु रूप में पाए जाते हैं, अतः इनको अणु रूप के द्वारा ही दर्शाया जाता है। हमें ज्ञात है कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, अतः उसका अणुसूत्र लिखने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यौगिक किन किन तत्वों से बना है तथा उसमें इन तत्वों के कितने परमाणु उपस्थित हैं। आइए इसे पानी के उदाहरण द्वारा समझें। पानी का एक अणु हाइड्रोजन के 2 एवं ऑक्सीजन के 1 परमाणु के सहयोग से बनता है। यहाँ देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा कि जो पानी का एक अणु है उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है। अतः इसका अणुसूत्र कितना होगा? H2O। यानी प्रत्येक तत्व की अलग अलग परमाणुकता हमको उसके नीचे लिखनी होगी। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के परमाणुओं की संख्या है 1 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 2। तो कार्बन की परमाणुकता कितनी रहेगी? 1, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। और ऑक्सीजन 2 है तो उसकी परमाणुकता होगी 2। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम यौगिक के सूत्र को लिख सकते हैं। यहाँ पर एक सारणी दी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर इसमें कितना दिखा रहे हैं? 1 और ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इसीलिए इसका सूत्र क्या है? SO2। उसी प्रकार है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में पहला तत्व क्या है? H और उसकी परमाणुकता कितनी है? 2। सल्फर कितना है? 1, परमाणुकता है 1, उसको लिखने का आवश्यकता नहीं है एक संख्या को। ऑक्सीजन कितना है? 4। तो यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिख लिया H2SO4। तो आशा है आप इस सारणी को स्वयं भी भर सकेंगे। ठीक है, तत्व या यौगिक के एक से अधिक अणुओं अथवा अन्य किसी तत्व के एक से अधिक परमाणुओं को व्यक्त करने के लिए अणुसूत्र या परमाणु के संकेत के पहले यह संख्या लिखी जाती है, जिसको हम अणु संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 2NaCl, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के कितने अणु उपस्थित हैं? 2 अणु उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखे जाते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।